हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर दिन ऐसे बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, वो अधूरा था इसलिए पहला। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? ठीक है, संप्रभुता के विधिवादी का प्रमुख है। तो ऑप्शन में बोंदा और लॉक, रूसो और ऑस्टिन। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्रैब बोलते हैं, दो टाइप का, हटा देना अच्छा है और लास्ट के भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो लाइन है ये क्रैब का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह मध्ययुगीन नहीं रहा, आधुनिक बने। इस कथन का संबंध किससे? अच्छा, वो मध्ययुगीन नहीं रहे, वे आधुनिक बने। ऑप्शन में है जेस मिल, बेंथम, बोंदा और लॉक। तो राइट आंसर है बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं था हॉब्स के समय। राज्य का व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है। तो ये दो कथन बोला जा रहा है, तो दोनों सही है, बट दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति। तो उदारवाद के सिद्धांत को सहमत करते हैं तो सामाजिक अनुबंध, क्योंकि प्रमुख जो प्रणेता उदारवाद के माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? ठीक है, क्या कारण था मार्क्स के हिसाब से? ऑप्शन देखिए, पूंजीवाद था, शोषण था, वर्ग संघर्ष था, सामंत था। तो आसन्न कारण राज्य का शोषण मानते हैं वो, क्या नाम है, मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, विवेक के द्वारा जाना गया प्रकृति का कानून यह मानसिक अवधारणा तथा सामान्य नियम है जिसे मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो उसके जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हॉब्स। क्या है, एक बार मैं फिर से इस कोटेशन को बोलती हूँ। विवेक के द्वारा जाना गया प्राकृतिक का कानून यह मानसिक अवधारणा तथा सामान्य नियम है जिससे मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो इनके जीवन के लिए हानिकारक है। यह हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? आधुनिक चिंतकों में हॉब्स वास्तव में प्रथम महान चिंतक है। आधुनिक चिंतकों में हॉब्स वास्तव में प्रथम महान चिंतक है। कारण बोला जा रहा, हॉब्स का दर्शन प्रकृति के वैज्ञानिक सिद्धांत एवं मानव व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ आर सही, और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है। ये कौन बोलते हैं? प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लॉक का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य निम्नलिखित में से एक कारक न होता। अगर एक कारक नहीं होता तो ये प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक, विवेक एवं हिंसात्मक मृत्यु का भय। ठीक है, अगला, हॉब्स के शासन की निरंकुशता को उचित ठहराया है इस अधिकार पर की किस पे निरंकुश ठहराया है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। राजा का एक शाही व्यक्ति होना, बी है राजा को जनता से चुना है, जनता शासन करने में अक्षम है, मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति संप्रभु के से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है, संप्रभु विधि से ऊपर है, सामान्य हित की सामान्य चेतना का। क्या है हॉब्स के अनुसार? तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु जो है विधि से ऊपर है, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है नहीं, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है नहीं। ये हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है,
अगला है सामाजिक समझौते के लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सामाजिक समझौते क्या? राज्य सर्वशक्ति, राज्य सदैव सही है, राज्य मनुष्य ने बनाया है। तो समझौतेवादी क्या बोले? राज्य मनुष्य ने बनाया है, हम लोग समझौता करके राज्य बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? ठीक है, ये कौन बोले थे? ये बोले थे रूसो। ऑप्शन नंबर डी। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का कौन सा सहायक कारक है? तो वे है रक्त संबंध और स्वाभाविक मानव प्रकृति बोध। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ठीक है, राजनीतिक चेतना, तो वो क्या है? विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की उत्पत्ति की संविदावादी व्याख्या उचित नहीं है। राज्य की उत्पत्ति की जो संविदावादी व्याख्या उचित नहीं है। संविदावादी संविदा की निश्चित तिथि बताने में असफल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और अल्प था। ये तो आपने कई बार ये कथन पढ़ा होगा, किसका? हॉब्स का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। तो ये रूसो का है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित बाधा तो ये ग्रीन है। अगला, राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचना है? राज्यों के कार्यों की उदारवादी अवधारणा है लॉक की। ठीक है, उदारवाद के प्रणेता भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या है? जो आधुनिक न्याय वो प्लेटो के अनुसार, उनके अनुसार न्याय क्या थी? जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी कार्य को करे। कहने का मतलब है कि उसने 3 प्रकार के गुण बताए थे। ठीक है, तो उस तीनों, विवेक, साहस और तृष्णा, तो जिस गुण में, मतलब जिस व्यक्ति में जिस गुण की अधिकता हो वो वही कार्य करे। मान लीजिए आप में विवेक है तो आप राजा बनोगे, आप साहसी है तो आप सैनिक वर्ग में जाओगे, अगर आप में क्षुधा है तो आप उत्पादक वर्ग में जाओगे। बस इतना ही कार्य कर लो, वही उनके हिसाब से न्याय था। आधुनिक न्याय वाली धारणा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन अधिकार का सिद्धांत नहीं? अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकार का विधिक, अधिकार का आदर्शवादी, अधिकार का सावयवी। तो आपने अधिकार का सावयवी सिद्धांत तो कभी नहीं देख सुना होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 का 26 क्वेश्चन, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य है। उदारवाद क्या बोलते हैं? तो स्वतंत्रता। वो देखो, उदारवाद से याद रखना स्वतंत्रता, और जो समाजवाद है वो समानता की बात करते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार, सीमित, ठीक है, सीमित सरकार और लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात आपका समाजवादी करेगा, ये नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो ये किनकी बुक है? तो ऑब्लिगेशन वाली जो नाम याद रखना, ये कोई पॉइंट है, तो ये आपका ग्रीन का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? बिल्कुल भी नहीं। राज्य पृथ्वी पर, ये हीगल का है। राज्य शोषण का साधन? ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई व्यक्तिवादी बोलते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक अच्छाई बोलेंगे आपके समाजवाद, है ना, तो ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कौन सा संशोधनवादी मार्क्सवादी है? तो संशोधनवादी हो जाएंगे आपके 30 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रामसी। अगला है, फांसीवाद पृष्ठपोषक है। फांसीवाद किसका पृष्ठपोषक है? तो राज्य की प्रशस्ति का। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, तो मार्क्स के समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है,
तो किसने फिर से प्रस्तुत किया है? तो रॉल्स। सामाजिक संविदा को नए सिरे से फिर से प्रस्तुत किया है तो रॉल्स ने किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो उनके हिसाब से राज्य है शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द, स्वत्वबोधक जो वर्ड है वो मैकफर्सन से रिलेटेड है। 35 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। ठीक है, वो सबसे अच्छी है तो वो व्यक्तिवाद हो जाएगा। ठीक है, अगला है राज्य, सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई भी नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कोई नहीं। ये किसने कहा था? तो ये मुसोलिनी का कथन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उदारवाद का दर्शन विकसन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये देखो, उदारवाद का विकसन 16 और 17वीं शताब्दी में, क्योंकि 1500 में उनका जन्म हुआ था हॉब्स का। ठीक है, और 1632 में हुआ था आपका लॉक का। ठीक है, तो 16वीं 17वीं दिया हुआ है तो यही हम लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे तो 17वीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 16वीं 17वीं इसमें ऑप्शन में ऐसे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? जे.एस. मिल का तो कौन है? फॉर लिबर्टी नहीं, एसेस ऑन लिबर्टी, ऑन देखो यहाँ लिबर्टी छोड़ दिया, ऑन लिबर्टी होगा। ठीक है, ऑन लिबर्टी। अगला, उस समाजवादी विचार वर्ग को जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्ड समाजवाद। आगे है, मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या किस निबंध में की थी? उसका शीर्षक क्या था? मुसोलिनी ने जो फांसीवाद की व्याख्या की थी वो किस निबंध में की थी? तो द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन, द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन में मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या पर एक निबंध लिखा था। दी, अब ये भी पूछे ये किसका? द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन। अगला है, निम्नलिखित समकालीन राजनीतिक चिंतकों में कौन न्यूनतम राज्य के विचार का प्रतिपादन करता है? न्यूनतम राज्य, जो कम से कम काम करे। ठीक है, तो फ्रीमैन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, मैं सारा वक्तव्य बोलती हूँ। एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है। क्या ठीक नहीं है पूछा जा रहा? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे और पढ़ते हैं हम ऑप्शन, फिर आप खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं। ठीक है, एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है। क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी को मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। देखो, एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य नहीं वो राजनीतिक दल को प्रेशर करती है, माध्यम से कार्य नहीं करती है, सरकार पे दबाव डालती है अपने हित की पुष्टि के लिए। दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार आपने देखा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप लास्ट टाइम में भूल जाते हो। ये सब चीज़ें लिख लिया करो। ठीक है, 3 ऑप्शन में लगा रही है, फाइनल में पढ़े HG फाइनर, SE फाइनर, HG फाइनर है, देख लेना HE फाइनर, HE फाइनर है ना। देखो इसमें फाइनल में भी 2 दे दिया ऑप्शन। आलमंड द्वारा दिए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, संस्थात्मक दबाव समूह, असंस्थात्मक, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। तो असंस्थात्मक नहीं, संस्थात्मक है, समुदायात्मक, असमुदाय, एनोमिक, एक एनोमिक है। 4 उन्होंने बताया, ये नहीं, असंस्थात्मक नहीं बोले। देखो संस्थापक, समुदाय, और फिर वो एनोमिक एक होता है। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि ये अराजकता का एक शासन है। ठीक है, जलीनेक, जैसे ये वाला लाइन इतनी बार मैंने पढ़ लिया ना कि जैसे ये लाइन बोलती है वैसे जलीनेक नाम मतलब मुंह पे आ जाता है। अगला इसलिए तो बोलो, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब स्टार्टिंग में ये कोटेशन पढ़ा था मैंने तो याद नहीं, लेकिन मैंने कई बार मैंने इतने क्वेश्चन करा रखे हैं कि कई बार वो मतलब आ जाता है, तो इसलिए एकदम याद हो गया है।
तो इसलिए आप कई बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से कोई भी चीज़ें याद होगी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो कि आज पढ़ा तो याद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता है। 47, संविधान एक आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, संविधान सरकार के मनमाने कार्यों को सीमित करता है तथा जनता को अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसका हो जाएगा, संविधान सरकार के मनमाने कार्यों को सीमित करता है तथा जनता के अधिकारों को सुनिश्चित। देखो, संविधान एक आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, ये तो बी हो जाएगा ना, दोनों व्याख्या नहीं कर, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है वो। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में कौन आधार है? संघात्मक सरकार की बात कर रहे हैं तो इसका आधार हो जाए केंद्र राज्य के मध्य संबंध। ठीक है, शक्तियों का। ठीक है, अगला चलते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र बोलते हैं? किसको बोल सकते हैं? न्यायपालिका को बोल सकते हैं। अगर कोई भी विवाद हो तो कौन निपटाएगा? व्यवस्था, न्यायपालिका। एकात्मक व्यवस्था किसी केंद्रीय संगठन अथवा संगठनों की शासन की सत्ता निहित करता है। स्थानीय सरकार केंद्रीय संगठन से सत्ता प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 100 क्वेश्चन करेंगे आज हम। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है। तो क्या है आदर्श दशा? देखिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। बहुलवादी व्यवस्था का होना, एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था होना और एक दलीय। तो द्विदलीय होगा तभी तो आप चुन भी पाओगे और मतलब वो भी रहेगा, टिका हुआ सरकार भी रहेगा। अगला है अधिशात्मक सरकार में शक्ति प्रधान कार्यपालक के हाथों में केंद्रित रहता है। अधिशात्मक शासन आपात स्थिति में अधिक प्रभावी है। 53 का बी। अगला है यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अधिशात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो 54 का हो जाएगा शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। अगला आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किए थे? मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस ले रखी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी कुछ क्लासेस बाकी है, मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में आपकी हिस्ट्री की भी। एक देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1933 है, 1937 है, 1939 है और फिर है 1940। तो 1940 है। 56 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ये 39 ना, 39 है। अगला, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये तिलक को भेजा गया था। ठीक है, नहीं 57 है ना, 56 57। अच्छा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भेजा गया था। मैंने कभी तो ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसको थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं भी चेक करूंगी, आप भी चेक कर लेना। ठीक है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुई थी तो 72 उसके मेंबर थे। ठीक है, 72। अगला है, चलो ये सही से नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 क्या है? 14 सूत्री बिंदु किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था, 14 जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वो एक ही बार बने थे, वो कब बने थे? 1924 में। एक मिनट, हाँ अब देखो सही हो गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक क्या है? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? 63 का है भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर बहुत कुछ है,
सभी स्थानों पे, बलिया में भी, सतारा में भी, तामलुक में भी। ठीक है, अगला चाबी समस्या का मामला कब खड़ा हुआ था? चाबी समस्या का मामला खड़ा हुआ था आपका 1921 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। देखिए, अगर डेट वाला जो क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको डाउट थोड़ा लगता है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अगर सही जो आप मतलब अगर इसमें मैंने गलत आंसर बताया तो प्लीज़ आप कमेंट में सही आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, इससे सभी को फायदा होगा। अगला 66 क्या है? WC बनर्जी बने थे पहले। अगला, निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, असेंबली पर बम राजगुरु काकोरी, षड्यंत्र राजेंद्र लाहिड़ी कानपुर, षड्यंत्र SA डांगे मेरठ, षड्यंत्र मुकदमा नेहरू जवाहरलाल नेहरू। 67 का राइट आंसर यही वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर। बाकी जो सही है वो भी ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? देखो डेट है ना, डेट को आपको लास्ट टाइम के लिए बहुत याद, कई बार ऐसे मतलब जैसे करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व तो याद हो जाता है। 21 अक्टूबर था 1943। देखो इसमें सारा ऑप्शन 43 दिया है। ठीक है, अगर 43 नहीं देता तो इजी क्वेश्चन हो जाता। 43 दिया है तो डेट भी पूछ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे दिया है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसे आपको पता है तो इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल में कहोगे तो देखो 43 तो याद है, ठीक है, लेकिन डेट हमेशा बिल्कुल करेक्ट डेट नहीं याद रहता, तो इसमें ये क्वेश्चन को टफ बना देता है कि एक मतलब लगातार उसी साल का सारा मंथ दे देता है। 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसात्मक कार्यवाही की गई थी? तो की गई थी, एक मिनट रुक जाओ, मैं से देख के आपको बताती हूँ क्वेश्चन। एक मिनट, ये था, क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा बताना? क्वेश्चन नंबर हमारा है 69 में है। अच्छा 69 में क्या क्या ऑप्शन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासन, और फिर है बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटना, और 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए रोकना। तो यानी जो बी और सी है ना वो दोनों हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, MN रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, आगे चलो। ठीक है, MN रॉय ने कहाँ किया था? तो ये किया था दास। ठीक है, अगला चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। ठीक है, CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ठीक है, ये भी कई बार आता है, इस पार्टी का नाम ही पूछ लेता है, स्वराज पार्टी संस्थापक सदस्य का नाम पूछ लेता है, तो इससे रिलेटेड है। जनसंघ के संस्थापक, ये हमने अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो 4 दिया हुआ था दल, और उसके संस्थापक दिए थे, अब इसमें अलग अलग दे दिया है। ठीक है, तो जनसंघ के हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 74, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कम समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचर पार्टी की स्थापना, 1918 में जो पॉलिटिकल फ्यूचर पार्टी की स्थापना हुई है वो बर्लिन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था? तो भारत में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। अगला, भारतीय संविधान के स्रोत से की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है? ठीक है, कनाडा से यूनियन शब्द, अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया संविधान से संशोधन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि जर्मनी से लिया गया है, ये बताना आप। ठीक है, तो ये डी गलत हो जाएगा। बाकी आपको पता था या नहीं पता है ना, जर्मनी वाइमर संविधान जर्मनी से संशोधन लिया गया। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? ठीक है, 1985 में हुआ था दल बदल विरोधी। तो उस समय कौन थे? तो उस समय आपके
राजीव गांधी थे। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो 85 में ये राजीव गांधी थे। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं में एक संघीय सरकार का समर्थन किया। ठीक है, संघीय व्यवस्था एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय तथा राज्य की सरकारों में आयोजित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। क्वेश्चन है हमारा 80, 79 हो गया, 80। 80 में क्या बोला जा रहा है, जनहित का अर्थ क्या होता है। तो जनहित का अर्थ होता है, अभी देखो इसमें कूट में है, ऑप्शन में सारा बोलती है। सामाजिक हित याचिका नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, अभिजात समूह को प्रतिनिधित्व देती है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 2 4, 1 2 और 4, 80 हो गया। 81, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, 81, तो ये हो जाएगा बी, दोनों सही सही। अगला, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो वो है युवाओं को रोजगार। देखो बाकी क्या क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि, एक रूप में सिविल संहिता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि ये है, बट युवाओं को रोजगार ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो तदर्थ न्यायाधीश तो उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति पे। अगला है, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता तो उपराष्ट्रपति करती है, पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं वहाँ के। तो 84 का बी हो जाएगा। 85, उपयुक्त लिखित में कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखना ऑप्शन में संघीय होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा अलग है, उदारवादी, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो इसमें से कौन सा, तो उदारवादी कोई वर्ड नहीं है। अगला है, ऐसे में संघीय वाला भी ऑप्शन आता है, एक संघीय वर्ड भी नहीं है हमारे प्रस्तावना में। भारत में मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी को क्षमा दान करने का अधिकार किस में है। तो राष्ट्रपति में है क्षमादान का अधिकार। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं। तो परमादेश, ऑप्शन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। क्या है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। भाषा, मैंने सूची भी करा दी है, पिछले क्लास में देख लेना प्लेलिस्ट में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संशोधन हुए हैं और अनुसूचियाँ वो करा रखी है। तो इसमें हो जाएगा प्रांतीय और संघीय उभयनिष्ठ, मतलब केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अगला है, संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में 5 अभिव्यक्त मतलब किस क्रम में है। ये भी देखो, प्रस्तावना तो आपको बाई हार्ट होना में एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो पहला सार्वभौमिक, सार्वभौमिक को 89 का राइट आंसर ए है। देखो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जाता है। तो राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जाता है, दोनों सदनों के कुल सदस्य की 2/3 बहुमत से, महाभियोग द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर और बुलाते राष्ट्रपति हैं। लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, 14 वर्ष से कोई भी काम नहीं करेगा, तो 24 मतलब बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94, उपनिवेश में से किस मामले सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने से रोक दिया था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ये तो बिना ऑप्शन के भी ऐसे आप कर सकते हैं। 94 का। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण, तो ये इस कानून के समक्ष जाति और वर्ग विशेष व्यक्ति का सम्मान होना। अगला है, नहीं ये चौथा हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष संरक्षण के विषय में क्या, किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराधी के लिए भिन्न तथा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष व्यक्ति का समान होना। तो 95 का राइट आंसर है।
सारा कुछ है। अगला, निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन भाग 4 क में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य का अर्थ होता है, शून्य काल का क्या अर्थ है? और ये भारत का नवाचार है। तो प्रश्न के अंत कार्यसूची में लिखे दूसरे विषय के बीच का जो मध्यांतर होता है ना वो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करना। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने बोला है? तो जेनिंग्स ने बोला है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लिए हैं, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। जो आपको नहीं याद है, सेकेंड टाइम आप वीडियो देखिए, तब देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार तो मेरी आवाज़ सुन के कर लीजिए, दूसरी बार बिना आवाज़ सुने कर लीजिए ताकि आप खुद से आंसर लगा पाए, तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा कि आपको कितना सही में याद है क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।